हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएटी के मामले में। ग्रेजुएटी क्या होती है सर? कितने साल तक जॉब करते हैं इसके बाद ग्रेजुएटी मिलती है? ग्रेजुएटी इनकम टैक्स के अंदर किस तरह से टैक्सेबल होती है और ग्रेजुएटी को कौन से हेड के अंदर कवर किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। हमारी सर इनकम टैक्स सीरीज डोज चल रहा है, मतलब इनकम टैक्स का डोज चल रहा है। उसके अंदर टोटल 9th वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। 10th वीडियो है ये। अगर आपने ये वीडियो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आप बनी हुई है सर, उसके अंदर सीरीज वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो सर आज हम बात करते हैं ग्रेजुएटी। सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रेजुएटी है क्या चीज सर। ग्रेजुएटी का मतलब होता है कि सर अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और जॉब करने पर जिस तरह से आपका पीएफ का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा, और कुछ पार्ट उसके द्वारा ऐड किया जाता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको पीएफ का एक साथ अमाउंट मिलता है विद इंटरेस्ट के साथ में। इसी तरह से ग्रेजुएटी होता है। जो कंपनीज ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जिसके मिनिमम एम्प्लॉय 10th होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होती है। तो उनको क्या करना होता है सर, ग्रेजुएटी डिडक्ट करनी होती है। ग्रेजुएटी का अमाउंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट करना होता है और कुछ अपनी तरफ से अमाउंट उनको देना होता है। तो ग्रेजुएटी इज वॉलेंटरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉय। Nowadays, gratuity has become normal payment applicable to all employee. In fact, payment of gratuity Act 1972 stated recognition of the concept of gratuity. Almost all employer into an agreement with the employee of pay gratuity. यानी कि सर ये जिसकी भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है उनके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है, और उनको ग्रेजुएटी कुछ अमाउंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट करना होता है, कुछ वो ऐड करके एट द रिटायरमेंट, यानी कि अगर आप वहां से जॉब छोड़ देते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स, कितने साल तक? आफ्टर 5 ईयर्स तक अगर आप एक किसी कंटिन्यू एक कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो जब आप 5 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, वहां से आपको एक साथ एक अमाउंट ग्रेजुएटी के रूप में मिलता है। तो सर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि सर कितने साल तक आपने वहां पर जॉब किया हुआ है। अगर सर आपके 4.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4.5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, आप 4.6 मंथ में है, और अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो बस 4 महीने और से रुक जाइएगा। आप 5 ईयर्स कंप्लीट कर लीजिएगा सर, आपको ग्रेजुएटी मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी कंपनीज आपको ग्रेजुएटी देती है। अब सर ये जो ग्रेजुएटी आपको एक साथ मिलती है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होती है या कौन से हेड के अंदर हमें लेनी होती है? तो उसको हमें लेना होता है सर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। क्यों? क्योंकि सर ग्रेजुएटी आपको कहां से मिलती है? ग्रेजुएटी आपको मिलती है सर एम्प्लॉयर से, यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो ही आपको ग्रेजुएटी मिलती है। तो ग्रेजुएटी जो भी आप रिसीव करते हो उसको आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर कवर करना। अब सर हम बात कर रहे हैं कि सर जितनी भी ग्रेजुएटी मिलती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है? नहीं सर। किस किस पर्सन के लिए फुली एग्जेम्प्टेड होती है? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए आपको यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं कि किस तरह से एग्जेम्पशन मिलता है, वो हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सर पेमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुएटी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर बोला हुआ है, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव अंडर द पेंशन कोड ऑफ रेगुलेशन एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर इनके लिए क्या होता है सर, जो भी ग्रेजुएटी मिलती है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, एनी डेथ कम रिटायरमेंट, यानी सर डेथ होगी तो मिल रही है या फिर वो रिटायर हुए तो मिल रही है, फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन आई। मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेजुएटी मिलती है, वो ग्रेजुएटी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। तो सर अब यहाँ पर बात किसकी रही? बात रही सर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की, यानी कि सब कुछ जो भी होता है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए होता है। हम बात कर रहे हैं सर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए। अब सर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए अंदर दो चीजें होती है। एक होती है कि कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, यानी कि सर जो एम्प्लॉयर आपका ग्रेजुएटी डिडक्ट कर रहा है, आपको ग्रेजुएटी प्रोवाइड कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ आप जब छोड़ते हैं, तब वो अगर ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो अगर 1972 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो किस तरह से आपकी ग्रेजुएटी एग्जेम्पशन होगी? एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एग्जाम फ्रॉम टैक्स टू एक्सटेंड एज ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से जो सबसे नीचे, सबसे पहले सर यहाँ पर 20 लाख रुपीज
अब सर पहले क्या था, 10 लाख रुपीज की वैल्यू थी, अब उन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा के 20 लाख रुपीज कर दी है। 20 लाख से ये पूरे आपकी लाइफ की वैल्यू होती है, यानी कि लाइफ टाइम अगर आप 20 लाख रुपीज तक अगर ग्रेजुटी रिसीव करते हैं तो उसको एग्जामिशन की लिस्ट में डाला जाता है। ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव, सर आपने ग्रेजुटी एक्चुअली कितनी रिसीव की हुई है, एंड 15 days सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस पार्ट देयर ऑफ एक्सेस ऑफ 6 month। मतलब क्या सर, मतलब यह है कि सर आपकी लास्ट मंथ की सैलरी कितनी थी सर, 50,000 थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ की सैलरी कितनी थी, 50,000 थी। सर आपने कितने साल तक जॉब की, फॉर एग्जाम्पल सर 5.7 ईयर तक आपने जॉब की, 25.7 ईयर 25 साल 7 महीने तक आपने जॉब की। और ये है तो सर यहाँ पर ये जो है ये लिखाएगा, अगर 25.7 है तो ये सर 26 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट, यहाँ पर क्या बोला हुआ सर, पार्ट देयर ऑफ एक्सेस 6 month, यानी कि सर अगर 6 month से ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सर 26.5 होता तो 26 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता। तो 15 डे सैलरी, यानी कि सर आपको एवरेज सैलरी लेनी है, आपको जो भी 50,000 रुपीज जो सैलरी है उसकी एवरेज सैलरी 15 डेज की सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है। सैलरी फॉर द पर्पज मींस बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस, नंबर ऑफ डेज मंथ पर्पज शैल बी टेकन 26। सर अब यहाँ पर जो 15 डेज लिखा हुआ इसको मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे, 26 से करेंगे। ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई बाय 26। क्यों, क्योंकि सर आपकी ये जो सैलरी है ये 26 डेज माना जाता है, क्योंकि 4 डेज की ऑफ रहती है संडे की, इसलिए इसको कैलकुलेशन कौन से हिसाब से करते हैं, 26 के हिसाब से करते हैं। इसी तरह से नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। अगर सर कोई कंपनी, यानी कि ये जो आपकी कंपनीज है वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, 1972 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इस केस में क्या होगा सर, 20 लाख ऑफ ग्रेजुटी रिसीव, ये तो पहले जैसा ही होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंजेस होगा सर, हाफ मंथ ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन 10 month एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। सर यानी कि आप जब रिटायरमेंट हुए हो या फिर आपकी जो मतलब जिसकी भी डेथ हुई है, जब आप रिटायरमेंट हुए इसके पहले के 10 महीनों की एवरेज सैलरी हम मानेंगे। ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन फ्रैक्शन टू बी इग्नोर। फ्रैक्शन टू बी इग्नोर का मतलब हमने देखा था सर अभी क्या 26.4 है तो 26, 27.4 है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको इग्नोर किया जाता है इस केस में। क्लियर है। तो आप यहां पर ये जो सैलरी बोल रहे हैं सर, सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सैलरी फॉर द पर्पज मींस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट। ये किसके लिए है सर, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन विच इज एक्सप्रेस एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, एक आपका बेसिक सैलरी होगा प्लस डीए होगा, डीएनएस अलाउंसेस, और अगर सर आपको फिक्स परसेंटेज के अंदर अगर आपको वहां पे क्या दिया जाता है सर, फिक्स परसेंटेज के अंदर आपको अगर कमीशन दिया जाता है कि सर आपका इतना सेल्स है, इस सेल्स के ऊपर आपको इतना कमीशन दिया जाएगा, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट है। जिस तरह से हमने एचआरए के अंदर जो एचआरए कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पर 10% ऑफ सैलरी आ रहा था, उस समय भी सेम सिचुएशन थी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये सर आपका पार्ट होता है। तो ये दो तरीके हैं सर एग्जामिशन के। एक है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है, और अगर पेमेंट ऑफ 1972 ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सर हाफ मंथ सैलरी बेस लेना है। अब सर वो कैसे लेते हैं वो हम एक सम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब सर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। क्या है सर, ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल। सर अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते टाइम अगर आपको ग्रेजुटी मिलती है, जॉब करते ड्यूरिंग द जॉब अगर आपको ग्रेजुटी मिलती है तो फुली टैक्सेबल होगी सर, इसमें एग्जेम्पशन की कोई बात ही नहीं होती। ये जो 20 लाख और एक्चुअली ग्रेजुटी रिसीव और 15 डेज जो की बात कर रहे हैं ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, वेयर ग्रेजुटी इज रिसीव मोर 2 और मोर एम्प्लॉयर। सर अगर आप पहले आपने जहां पर जॉब की वहां से या किसी दूसरे जैसे एक साथ 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से भी अगर आप ग्रेजुटी रिसीव करते हो सेम प्रीवियस ईयर, then aggregate amount of gratuity exempt cannot exceed 20 lakh rupees। सर हमारी जो लिमिट है ग्रेजुटी एग्जामिशन की जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीस है, चाहे आप कितने भी एम्प्लॉयर से आप ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हो। वेयर ग्रेजुटी इज रिसीव एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। सर अगर आपने पहले किसी अदर एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी रिसीव कर ली है, फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड अगेन रिसीव फ्रॉम द अनदर एम्प्लॉयर, फिर आप किसी अनदर एम्प्लॉयर से आप ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हो,
द लिमिट 20 लाख विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट अर्लियर। मतलब सर कि आपने प्रीवियस में किसी अदर एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी रिसीव कर लिया था, उस समय आपने एग्जामेशन जितना ले लिया था वो आपके 20 लाख रुपीस में से माइनस हो जाएगा, और इस साल आप जिस एम्प्लॉयर से आप ग्रेजुटी ले रहे हो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अप टू जो माइनस किया हुआ उस वैल्यू तक एग्जामेशन होगी। सर उसका एग्जामेशन कैसे करते हैं, ये हम अपने एक सम के अंदर कवर करते हैं। सर सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये समझना होगा कि ग्रेजुटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसका एग्जामेशन किस तरह से किया जाता है। चलिए सम को देखते हैं। सर यहाँ पर एक सम देकर रखा हुआ सम है सर, मिस्टर रवि रिटायर ऑन 15/6/2021, यानी कि सर वो 15 जून 2021 को रिटायर हो रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर एंड 8 मंथ, सर उन्होंने जॉब कितने साल तक करी, 26 ईयर 8 मंथ तक जॉब की। मंथ ऑफ सर्विस एंड ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव 15 लाख रुपीज। तो सर उन्होंने ग्रेजुटी कितनी रिसीव की हुई है, 15 लाख रुपीज उन्होंने ग्रेजुटी रिसीव की हुई है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज, बेसिक सैलरी है सर 50,000 पर मंथ। जब हम सर सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन के लिए, तो उस समय बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस प्लस कमीशन देके रखा होता है। कमीशन भी क्या है सर, फिक्स परसेंटेज पे अगर आपको कमीशन देके रखा हुआ तो आपको उसको सैलरी के अंदर ऐड करना है। अगर वैल्यू देके रखी है कि सर आपको इतना कमीशन मिला, ईयरली आपको इतना कमीशन मिला, तो वो सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगा। कमीशन इज 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना है सर, 12 मंथ पास 1,20,00,000 रुपीज। सर उनका ये टर्नओवर है 1,20,00,000 रुपीज का उनका ये टर्नओवर है। इसके ऊपर 1% के हिसाब से उनको क्या दिया जा रहा है, कमीशन। और ये भी क्या है सर, 12 मंथ का है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब हम ग्रेजुटी का कैलकुलेशन करें, वहां पर एग्जामेशन ग्रेजुटी का, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखना है कि सर ये जो पीरियड दे रखा है ये 12 मंथ का है। ओके, बोनस सर आपको दे रखा है सर 25,000 पर एनम। सर बोनस का हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि बोनस सैलरी के अंदर कभी ऐड नहीं होता है एज पर ग्रेजुटी कैलकुलेशन। बाकी अगर सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं अलग से, वो एक अलग बात है। ठीक है सर, चलो तो सबसे पहले हम ले रखे हैं सर, इट इज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। सर अगर कोई भी पर्सन जहां से ग्रेजुटी मिल रही है वो अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी कितने अमाउंट एग्जेम्पशन होगी वो हम कवर करते हैं। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले कवर करते हैं सर नंबर 1 पॉइंट में क्या है सर, एक्चुअल में ग्रेजुटी कितनी रिसीव की। सबसे पहले हमें ये देखना होता है सर एक्चुअल में ग्रेजुटी कितनी रिसीव की है। यहाँ पर आपको शो हो रही है 15 लाख रुपीज उन्होंने ग्रेजुटी रिसीव की। ओके, इसके बाद एग्रीगेट जो वैल्यू है, एग्रीगेट वैल्यू का मतलब ये है कि सबसे लाइफ टाइम तक आप कितना एग्जामेशन ले सकते हैं, तो वो है सर आपका जो वैल्यू है, एग्जामेशन वैल्यू है वो है सर 20 लाख रुपीज। पहले क्या थी सर, 10 लाख रुपीज थी, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 20 लाख रुपीज कर दिया है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि सर लास्ट में जो हमें बोला हुआ था, क्या बोला था सर, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा सर, 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू लास्ट सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए तो हम यहां पर समझते हैं सर, 15 डिवाइडेड बाय 26 तो हमने ले लिया, 15 डिवाइडेड बाय 26 आपका ये हो गया सर, इनटू अब लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है सर, लास्ट ड्रॉन सैलरी उनकी कितनी थी 50,000, तो 50,000 प्लस 10,000 बस 60,000। अब से यहाँ पर कमीशन अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का रजिस्टर्ड है तो कमीशन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने सर, उन्होंने 26 ईयर 8 मंथ तक जॉब की है, तो जहां पर अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो आपको क्या करना है, तो 26 ईयर 6 से अगर ऊपर है तो 27 ईयर में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है सर, 27 ईयर्स में कन्वर्ट करना है। बस इसका कैलकुलेशन आप निकाल लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन सर कितना होता है, जो सैलरी है सर वो कितनी है 60,000 का, तो 60,000 इंटू 27 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26, ये कितना आ जाता है सर 9,34,000। ये कितना वैल्यू आ जाती है सर आपकी 9,34,615। अब सर इन तीनों में कम कौन सी है, 15 लाख, 20 लाख और 9, सबसे कम है सर यहाँ पर आपकी 9,34,615। जो सबसे कम है
वो क्या हो जाती है सर, वो एग्जेम्प्टेड हो जाती है। तो यहां पर आपने रिसीव कितनी की है सर, 15 लाख रुपए, तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी आ गई, 934615। इसका कैलकुलेशन करेंगे सर हम, अगर इसको 15 लाख से माइनस कर लेते हैं, माइनस 934615, तो सर ये जो वैल्यू आई, ये आई सर 5,65,385। सर आपने जो 15 लाख की ग्रेजुटी रिसीव की है उसमें से 9,34,615 एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, बाकी जो बची वो टैक्सेबल होगी एज ए सैलरी हेड के अंदर। किस हेड के अंदर होगी सर, सैलरी हेड के अंदर ये टैक्सेबल होगी। तो पहला हमने सर कवर कर लिया है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक 1972 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपको कैलकुलेशन इस तरह से करना है जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा हुआ, बस सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है सर। ओके, सेकंड पॉइंट हम कवर करते हैं सर। सेकंड पॉइंट में जहां पर लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा सर, उस समय आपको ऊपर की दो चीजें यानी कि 15 लाख जो एक्चुअल में आपने रिसीव किया हुआ और 20 लाख उसकी जो लिमिट है वो तो फिक्स रहने वाली है, बस थर्ड पॉइंट पे आपको वर्क करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है सर 1/2 इंटू लास्ट 10th मंथ सैलरी। लास्ट 10 मंथ सैलरी एवरेज सैलरी का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 10 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, बस इतना आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहां पर सर हम काम करेंगे। अब यहां पर जो सैलरी है उसका क्या मतलब है, सैलरी का मतलब सबसे पहले तो यहां पर आपको दे रखा है सर 50,000, तो 50,000। दूसरा डियरनेस अलाउंसेस दे रखा है, जब भी आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उसका अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो डियरनेस अलाउंसेस होता है वो अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दे रखा होता है जितना परसेंटेज उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ पर सर 10,000 था, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना दे रखा है सर 60%, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डीएनएस अलाउंसेस की वो आएगी सर 6,000 रुपीज। ओके, इसके बाद सर आपको यहाँ पर कमीशन दे के रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ, कमीशन। तो कमीशन का टर्नओवर कितना है सर, 1,20 लाख रुपीज टर्नओवर उसका 1%, तो 1,20,000 होता है। लेकिन सर ये जो 1,20,000 है ये 12 महीनों का है, तो हमें तो कितने महीनों का कैलकुलेशन करना है सर, 10 मंथ का करना है। तो 10 मंथ के कैसे करेंगे, 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 लाख का कैलकुलेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस सैलरी के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए हम करते हैं 1/2, यहीं पे करते हैं सर 1/2 इंटू, सबसे पहले सैलरी कितनी है सर 50,000 इंटू 10 प्लस 6,000 इंटू 10 प्लस, हमने यहां पर कैलकुलेशन कर लिया तो डायरेक्ट हम 1 लाख कर देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 26। अब सर आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब भी आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उस समय आपको जो फ्रैक्शन नहीं लेना। फ्रैक्शन का मतलब आपको यहाँ पर 26 ईयर 8 मंथ है सर, उससे कोई मतलब नहीं, आपको 26 ईयर लेना है। अगर 27 ईयर 2 मंथ होता तो भी आपको 27 मंथ ईयर लेने थे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप इसका कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर हम इसका टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन करते हैं सर उसका जो आंसर आएगा वो आंसर हम कवर कर लेते हैं। कितना है सर, सबसे पहले तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर हम देख लेते हैं सर 1/2 इंटू 50,000 का लिया 5 लाख रुपीज प्लस 60,000 रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 इंटू 26। या चलिए तो 1/2 यहां पर फिर से कर देते हैं, इंटू 50,000 प्लस 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख रुपीज, ये कितना आ गया सर आपका 6,60,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया सर 66,000। यहां पर 1/2 इंटू 66,000 इंटू 26, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, 66,000 इंटू 26 कितना होता है सर 17 लाख
16,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो फिगर आ जाएगा सर, ये आएगा सर 8,58,000। ओके, 8,58,000 है, ये आपके एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी होगा इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपने रिसीव कितना किया, 15 लाख रुपीज रिसीव किया, उसमें से आप ये माइनस कर लीजिएगा सर 8,58,000, जो भी आपका फिगर बचता है सर 6,42,000। 6,42,000 ये क्या हो जाएगी सर, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। 8,58,000 एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और 6,40,000 ये सर टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना। सर अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी के रजिस्टर्ड नहीं थे तो उस केस में हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड थे, तो हमने इस केस में आपको यहाँ पर देखा था सर 5,65,385 था जहाँ पर। तो ये दो केसेस में हमने देख लिया सर, केसेस नंबर 1 के अंदर और 2 के अंदर। अब बात करते हैं 3 में क्या है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ग्रेजुएटी अगर आपने रिसीव की है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है सर, वहां पर हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। तो सर ये था ग्रेजुएटी। अगर किसी श्रम विभाग के अंदर या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको ग्रेजुएटी मिलती है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में, तो वो किस तरह से टैक्सेबल होती है, किस तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, ये आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आप इसके अंदर कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या फिर और कुछ मुझे नए वीडियोस कौन कौन से बनाने चाहिए, उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका प्यार मुझ पर बना रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेते आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।